एक समय की बात है। वीरपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में चंदन नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। चंदन की एक सुंदर पत्नी थी। उसका नाम बेला था। चंदन एक और जहां मेहनती किसान था, वहीं बेला बहुत ही लालची किस्म की औरत थी। देखो चंदन, मैं इस गरीबी में और जिंदगी नहीं गुजार सकती। अगर तुम मुझे अच्छी जिंदगी नहीं दे सकते तो बता दो, मैं चली जाती हूँ। अरे तुम कैसी बातें करते हो। मैं पूरी मेहनत करता हूँ ताकि तुम्हारे सारे सपने पूरे कर सकूं। थोड़ा समय तो लगता ही है ना। तुम इस प्रकार मुझे छोड़कर जाने की बातें मत किया करो बेला। हाँ, देखती हूँ कितनी मेहनत करते हो तुम। घर के सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। तुम एक नौकरानी तक नहीं ला सकते मेरे लिए। तुम जैसे गरीब को और क्या कहूँ। मेरी बात भी नहीं सुनते तुम। तुमसे कितनी बार कहा है व्यापार कर लो, पर तुम्हें कुछ सुनाई नहीं देता। बेला चंदन को बातें सुनाकर नदी पर पानी भरने जाने लगी। रास्ते में उसकी नजर एक स्त्री पर पड़ी। सुंदर गहने पहन रखे थे और उसके साथ दो दासियां भी चल रही थी। इस औरत की किस्मत देखो, इसके साथ दो दो दासियां चल रही हैं और एक मैं गरीब हूँ। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। इससे पूछती हूँ कि इसका पति क्या काम करता है। बेला उस स्त्री के पास गई और उससे बातें करने लगी। मेरा नाम बेला है। मैं यही पास में रहती हूँ। आपको पहली बार देखा है। आप बहुत सुंदर लग रही हैं और आपके गहने भी। मैं यहाँ नई नई आई हूँ, बस थोड़ा घूमने के लिए निकली थी। ये दोनों मेरी दासियाँ हैं। दरअसल मेरे पति बाजार गए हैं, तो मैंने सोचा आसपास की जगह देख लेती हूँ। हाँ, क्यों नहीं, मैं आपको पूरा गांव घुमा दूंगी। वैसे आपके पति क्या काम करते हैं और वो बाजार क्यों गए हैं? क्या वहाँ पर उनकी कोई बड़ी दुकान है? मेरे पति भविष्य वक्ता हैं। वह किसी को भी देखकर उसका भविष्य बता देते हैं। इसलिए बड़े बड़े लोग मेरे पति के पास आते हैं अपना भविष्य जानने के लिए। इतना कहकर वह स्त्री वहां से चली गई। बेला को अपने पति पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सोच रही थी कि अगर उसका पति किसान ना होकर भविष्यवक्ता होता तो कितना बढ़िया होता। उसने गुस्से में मटके को जमीन पर पटक दिया और घर की ओर जाने लगी। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। तोता ले लो तोता, ऐसा तोता जो भाग्य बदल देगा। ऐसा तोता जिसे सब पता है, भूत भविष्य वर्तमान। तोता ले लो तोता। इसके पास ऐसा जादुई तोता है जो भूत भविष्य सब बताता है। क्यों ना मैं इसे एक तोता खरीद लूं, शायद इससे हमारी गरीबी दूर हो जाए। बेला ने तोते वाले को रोका और उसे एक तोता खरीद लिया। वह तोते का पिंजरा लेकर सीधा घर पहुंची। ये लो तोता, और आज के बाद तुम किसानी नहीं करोगे। तुम्हें खेत में काम करने की जरूरत नहीं है। अब हमें धनवान बनने में यह तोता तुम्हारी मदद करेगा। ये तुम क्या कह रही हो। अगर मैं खेती करना छोड़ दूंगा तो हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा। अब क्या मैं तोता बेचना शुरू कर दूं। हाँ। नहीं, तुम्हें भविष्यवक्ता बनना है। इस तोते को अपने साथ लेकर जाओ और बाजार में बैठो। लोगों को उनका भविष्य बताओ। अरे ये तुम क्या कर रही हो। मेरे पूर्वज किसान रहे हैं, मैं भी किसान हूँ। मैंने तो कभी जोशी विद्या पढ़ी भी नहीं बेला। भला लोगों का भविष्य कैसे बता सकता हूँ। हाँ। वो सब कुछ मुझे नहीं पता है। मैं तुमसे जैसा कहा है तुम वैसा ही करो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। चंदन मजबूर हो गया। उसने तोते का पिंजरा उठाया और भारी मन से बाजार की ओर चल दिया। वह बाजार में बैठ गया और बोलने लगा। मैं हूँ भविष्यवक्ता, मैं हूँ भविष्यवक्ता।
अपना भविष्य जानना हो तो मेरे पास आओ। कुछ खो गया है जो नहीं मिल रहा है तो मेरे पास आओ। हाँ। बाजार में कुछ लोग चंदन को देखकर हंस रहे थे, क्योंकि सब जानते थे चंदन एक किसान है, लेकिन उसने अचानक भविष्यवक्ता का काम शुरू कर दिया है। अरे क्या रे चंदन, किसानी से तेरा पेट नहीं भरता जो तूने अब भविष्य पढ़ना सीख लिया है। तुझे कुछ आता भी है या नहीं? लोगों की बातों का चंदन के पास कोई जवाब नहीं था। वह चुप और उदास बैठा रहा। तभी वहाँ से एक हैरान परेशान सुनार गुजरा। वो काफी ज्यादा परेशान था। उसकी परेशानी देखकर तोते ने चिल्लाना शुरू कर दिया। मैं हूँ भविष्यवक्ता, मैं हूँ भविष्यवक्ता। अपना भविष्य जानना हो तो मेरे पास आओ। कुछ खो गया है जो नहीं मिल रहा तो मेरे पास आओ। भाई मेरे पास कोई और रास्ता नहीं। अब तुम ही मुझे बचा सकते हो, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कुछ ही दिनों में राजा मुझे फांसी पर चढ़ाने वाले हैं। अरे तुमने ऐसा क्या किया है जो राजा तुम्हें फांसी देने वाले हैं? मुझे बताओ, शायद हम दोनों तुम्हारी कुछ मदद कर सके। हाँ। अरे कुछ दिनों पहले मैं राजा के दरबार में गया था। वहाँ पर राजा ने मुझे एक कीमती रत्न दिया था और कहा था कि मैं इसे रानी के हार से जड़ दूं। लेकिन अब वो रत्न कहीं नहीं मिल रहा। अगर मैंने राजा को बिना रत्न वाला हार दे दिया तो वो मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। मुझे चोर समझकर फांसी दे दी जाएगी। बचा लो भाई, बचा लो। अच्छा चिंता मत करो भाई, जिसके भाग्य में जो होता है वही वही होता है। अगर तुम्हारी मृत्यु इसी प्रकार लिखी है तो इसे कोई नहीं टाल सकता। हाँ। अरे तुम तो भविष्यवक्ता हो ना, तुम्हें सब कुछ दिखाई देता है। तो तुम एक काम करो, अपनी विद्या का प्रयोग करो और मुझे बताओ कि वो रत्न कहाँ पर है। अगर तुमने मुझे रत्न का सही पता बता दिया तो मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। हाँ। सुनार के मुंह से ऐसी बातें सुनकर चंदन के तो होश उड़ गए। उसे कोई विद्या नहीं आती थी। वह तो एक साधारण किसान था। भला वह कैसे बता सकता था कि रत्न कहाँ है? अरे एक स्त्री ने मुझे इतनी भारी विपत्ति में डाल दिया। अब मेरा क्या होगा? मैं इतना गरीब हूँ। अगर किसी को पता चल गया कि मैं असली भविष्यवाणी नहीं करता हूँ तो मेरे पास कोई विद्या है ना कोई ज्ञान है, तो शायद मैं जीवित भी ना बचूं। हाँ। एक नौकर दूर खड़े होकर सुनार और चंदन की बातें सुन रहा था। ना जाने क्यों जब उसने यह सुना कि अगले दिन चंदन सुनार को रत्न का पता बता देगा, तब वो हड़बड़ा गया। उसके होश उड़ गए और वो वहाँ से बहुत तेजी से भागने लगा। अरे चिंता मत करो, हम अवश्य बताएंगे तुम्हारा रत्न कहाँ है। लेकिन कुछ समय दो, जब मालिक अपनी विद्या का प्रयोग करेंगे तभी पता चल पाएगा कि रत्न कहाँ है। इस प्रकार तोते ने सुनार को समझा बुझाकर वहाँ से भेज दिया और उससे थोड़ा सा समय मांग लिया था ताकि वह दोनों रत्न का पता लगा सके। अरे ये तुमने क्या किया? तुम जानते हो मुझे कोई विद्या नहीं आती, फिर भला हम सुनार को कैसे बताएंगे कि उसका रत्न कहाँ है? अरे तुम चिंता मत करो, मैं पता लगा लूंगा। मैं तुम्हें आकर बता दूंगा, फिर तुम सुनार को बता देना कि उसका रत्न कहाँ है। बस मेरा पिंजरा खोल दो। दरअसल मैंने देखा था एक व्यक्ति हमारी बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था। मुझे लगता है वो व्यक्ति हमें सच तक पहुंचा देगा। हाँ। चंदन ने तोते का पिंजरा खोल दिया। वह उड़ गया और जाकर सुनार के घर के पास वाले पेड़ की डाली पर बैठ गया। वह बहुत ध्यान से सुनार की पत्नी और उसके नौकर की बातें सुनने लगा। गजब हो गया मालकिन, गजब हो गया। मालिक भविष्यवक्ता के पास गए थे। आप कहीं पर छुप जाइए, नहीं तो अगर उन्हें पता चल गया कि आपने चोरी की है तो फिर वो आपको जीवित नहीं छोड़ेंगे। हाँ। देखो राजा ने इनको रानी के हार में जड़ने के लिए बहुत कीमती रत्न दिया था, लेकिन ये मुझे इतना पसंद आया कि मैंने इसे चुरा लिया है। ये बात केवल तुम्हें और मुझे पता है।
लेकिन अगर मालिक को पता चल गया तो वो ना तो आपको छोड़ेंगे और ना ही मुझे, क्योंकि रत्न के खो जाने के बाद बात उनकी जान पर बनाई है। हाँ। अरे तुम्हें नहीं पता, वो बहुत चालाक है। राजा से बचने के लिए वो कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकाल लेंगे। अरे मालकिन, आप समझ नहीं रही है, वो भविष्यवक्ता बहुत तेज है। लेकिन हम एक काम करते हैं, हम इस रत्न को घर के पीछे बगीचे में छुपा देते हैं। कुछ दिनों के लिए इसका छुपे रहना ही ठीक होगा। सुनार की पत्नी और उसका नौकर दोनों मिलकर रत्न को घर के पीछे वाले हिस्से में जमीन में दबा देते हैं। तोता सारा दृश्य देख रहा होता है। चोर चोर चोर, तुम लोगों ने राजा का रत्न चुराया और फिर उसको जमीन में दबा दिया। चोर चोर, पकड़ो इन्हें, चोर। तोता सुनार की पत्नी और नौकर दोनों को डरा देता है और पेड़ की डाली पर से उड़ जाता है। ये तोता, इसने हमें रत्न को मिट्टी में ढकते हुए देख लिया है। कहीं और किसी को कुछ बता ना दे। अरे मालकिन, वो भविष्यवक्ता का तोता है। अब आपका और मेरा सामने आने से कोई नहीं रोक सकता। आप ही संभालिए ये सब, मैं तो चला। हाँ। डर के मारे नौकर वहाँ से भाग गया। सुनार की पत्नी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वह खुद को बचाने के लिए क्या करे। तोता सुनार के घर से सारा दृश्य देखकर चंदन के पास आया और उसे सब कुछ बताया। अरे वाह रे मेरे तोते, अब हमें भविष्यवक्ता बनने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे विश्वास नहीं होता तुम मेरे इतने काम आ सकते हो। अरे वाह। चंदन बहुत खुश हो जाता है और सुनार की प्रतीक्षा करने लगता है। शाम होती है, लेकिन ये क्या, सुनार की जगह उनकी पत्नी चंदन की ओर चली आ रही थी। मैं जानती हूँ तुम्हें मेरा सच पता चल चुका है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पति के सामने मेरा नाम मत लो। बदले में तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। ये लो, तुम्हारे लिए उपहार लाई हूँ। देखो, मुझे कोई उपहार नहीं चाहिए, और तुम कहती हो तो मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगा, लेकिन सुनार को बचाना मेरा कर्तव्य है। वो मेरे पास बड़ी आशा लेकर आया था। मैं चाहता हूँ कि उसे रत्न वापस मिल जाए। ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम बिना मेरा नाम लिए उसे रत्न का पता बता दो। वो स्वयं घर के पीछे जाकर रत्न प्राप्त कर लेगा। सुनार की पत्नी सिक्के और जेवर से भरी हुई थाली चंदन के पास रख देती है और वहाँ से चली जाती है। चंदन सुनार की पत्नी का दिया हुआ धन लेकर घर पहुँचता है। आज क्या लेकर आए हो? तुम्हारे हाथ में क्या है? अरे वाह, इतना सारा धन, वो भी एक बार में। इसे मुझे दे दो, अब मेरे जीवन में कोई कमी नहीं है। बेला ने झट से सिक्के और हीरे जवाहरात से भरा हुआ थाल अपने हाथ में ले लिया और वहाँ से चली गई। चंदन उदास हो गया क्योंकि उसकी पत्नी ने केवल गहने और जवाहरात से मतलब रखा, उससे बात तक नहीं की। एक दिन तुम्हारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा बेला। देख लेना, ये धन और इसका लालच तुम्हें बर्बाद कर देगा। हाँ, बर्बाद। अगले दिन चंदन अपने तोते के साथ बाजार पहुंचा। तभी सुनार चंदन के पास आया। अरे, तुमने वादा किया था ना, याद तो है ना तुम्हें? तुमने कहा था कि तुम मुझे बचाओगे। मुझे बताओ, वो रत्न कहाँ पर है? चंदन सुनार की बातें सुनता है। वो आंखें बंद करके कुछ पढ़ने का अभिनय करता है। थोड़ी देर बाद वह अपनी आंखें खोल लेता है। हाँ, बताओ, तुम क्या जानना चाहते हो? तुम्हें रत्न का पता जानना है या फिर वो जिसने तुमसे रत्न चुराया है? मैं दोनों में से केवल एक ही बात बता सकता हूँ। हाँ। अच्छा, यदि ऐसा है तो तुम मुझे रत्न का पता बता दो, ताकि मैं राजा से दंडित होने से बच सकूं। हाँ। अच्छा ठीक है, तुम्हारा रत्न घर के पीछे मिट्टी में दबा हुआ है। जाओ और उस रत्न को प्राप्त करो। अब राजा तुम्हें फांसी नहीं दे सकेंगे, क्योंकि तुम पर चोरी का आरोप कोई नहीं लगा सकेगा। हाँ। सुनार भागता हुआ अपने घर गया।
घर के पीछे वाले हिस्से में जाकर मिट्टी खोदने लगा। आखिरकार उसे वह रत्न मिल गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। सचमुच वो बहुत बड़ा भविष्यवक्ता है। आखिर मुझे मेरा खोया हुआ रत्न मिल गया। अरे वाह, उसने मेरी इतनी बड़ी मुसीबत से जान बचाई है। मुझे अपना किया हुआ वादा नहीं भूलना चाहिए। हाँ। सुनार बहुत सारा धन लेकर चंदन के पास जाता है और उसे देता है। वह उसे हमेशा हमेशा के लिए अपना मित्र बना लेता है। शाम होती है। चंदन अपने तोते के साथ घर पहुंचता है। बताओ, आज कितनी कमाई की? कहीं तुमने दिन भर इधर उधर बैठकर समय तो नहीं बिताया? बोलो, कितना धन लेकर आए हो? चंदन ने बेला को सुनार के दिए हुए धन दिए तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं तो पहले से ही जानती थी, तुम अगर भविष्यवक्ता बने तो निश्चिंत थी तुम बहुत सारा धन लेकर आओगे। देखा, मेरी योजना सफल हो गई। आखिरकार अब हम अमीर हो जाएंगे। हर दिन हमें इतना ज्यादा धन मिल रहा है। मैं तो बहुत खुश हूँ। देखो बेला, ये काम किस्मत के भरोसे चल रहा है। इसमें कभी भी धोखा मिल सकता है। हर बार ऐसा नहीं होगा। मैं कहीं ना कहीं फंस जाऊंगा। अब तुम्हारे सारे सपने धरे के धरे रह जाएंगे। हाँ। अगले दिन फिर चंदन तोते के साथ बाजार निकला। वो भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि आज कोई उससे भविष्य के बारे में ना पूछे। तभी अचानक चंदन के पास राजा के 2 सैनिक आकर खड़े हो गए। अरे क्या बात है, तुम लोग इस प्रकार मेरे दुकान के पास क्यों खड़े हो? सब ठीक तो है ना? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? हाँ? अरे तुम अभी हमारे साथ चलो, तुमको राजा ने दरबार में बुलाया है। अगर तुम नहीं गए तो तुम्हें घसीटते हुए लेकर जाएंगे। हाँ। ये सुनकर चंदन के होश उड़ गए। उसने सोच लिया कि अब उसकी फांसी के दिन नजदीक आ चुके हैं। अरे, लगता है किसी ने राजा को मेरी भविष्यवक्ता की विद्या के विषय के बारे में बता दिया। जरूर वो अपना भविष्य जानना चाहते होंगे, इसलिए मुझे बुलाया गया है। अब तो मेरा मरना तय है। अरे, जब कोई मुसीबत आती है तो उसका डटकर सामना करना चाहिए। तुम इस प्रकार क्यों डरते हो मालिक? राजा ने तुम्हें किसी अच्छे काम के लिए बुलाया है। डरते डरते चंदन अपने तोते के साथ राजा के दरबार में पहुंचा। सुनो होनहार लड़के, मैंने सुना है तुम पहले किसान थे, लेकिन हाल ही में तुमने भविष्यवक्ता की विद्या सीख ली है। जी महाराज, मैंने किसानी छोड़कर भविष्यवक्ता की विद्या सीख ली है। लोगों की मदद करना है मेरा पहला कर्तव्य है महाराज। अच्छा, कल एक सुनार आया था और उसने तुम्हारी बहुत तारीफ की थी। उसने मुझे बताया कि कैसे तुमने खोए हुए सामान को वापस पाने में उसकी मदद की। हमने इसलिए तुम्हें बुलाया है क्योंकि हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। कैसी मदद महाराज? भला मैं आपकी कैसी मदद कर सकता हूँ? मैं तो साधारण भविष्यवक्ता हूँ महाराज। दरअसल हमारे खजाने में से कुछ बक्से गायब हो गए हैं। तुम बताओ, आखिर हमारे खजाने को किसने चुराया है? उन चोरों को पकड़ने में हमारी मदद करो। चंदन को कुछ समझ नहीं आया कि वह क्या बोले। उसने सोचा कि वो राजा को सच बता देता है कि असल में उसने भविष्यवक्ता बनने का ढोंग किया है। महाराज, मैं आपको एक सच बताना चाहता हूँ। जो आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। मैं जानता हूँ ये बात जानने के बाद कोई किसी पर विश्वास ना करे, लेकिन मैं अब चुप नहीं रह सकता महाराज। इतने में चंदन को रोकते हुए तोता बोल पड़ा। महाराज, मेरे मालिक भावुक हो जाते हैं, इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम चोरों को पकड़ने में आपकी पूरी सहायता करेंगे। हमें खजाने वाले कमरे में लेकर चलिए महाराज। 2 सैनिक चंदन और उसके तोते को लेकर खजाने वाले कमरे में गए। वहाँ पर तोते ने ध्यान से देखा और कुछ सोचा। थोड़ी देर वहाँ सब कुछ देखने के बाद चंदन और तोता दोनों वापस राजा के पास आ गए। महाराज, हमें 5 दिन का समय चाहिए। 5वें दिन हम आपको चोरों का पता बता देंगे। केवल 5 दिन। अगले 5 दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं महाराज। अच्छा ठीक है, हम तुम्हें 5 दिन का समय देते हैं, लेकिन ध्यान रहे, अगर 5वें दिन के बाद चोर नहीं पकड़े गए तो तुम दोनों को फांसी दे दी जाएगी।
चंदन और तोता वहाँ से घर लौट आए। तुम्हारी जिद के कारण आज राजा ने मुझे इतना महत्वपूर्ण कार्य सौंप दिया है। अगर मैं उनके काम को पूरा नहीं कर पाया तो मुझे फांसी होगी। अरे यार। अरे, तुमने अब तक कैसे सब कुछ संभाल कर रखा है, वैसे ही राजा के सामने भी तुम्हें सब कुछ संभालना होगा। अरे मैं तो कहता हूँ हम नगर छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि इस बार राजा है और उनसे कोई चालाकी करना मतलब मुसीबत को दावत देना। हाँ, हम चले जाते हैं यहाँ से। नहीं, हरगिज नहीं। तुमने कभी सोचा है कि अगर तुमने राजा को उनके खजाने का पता बता दिया तो वो तुम्हें इतना धन देंगे कि हम दोनों पूरा जीवन बिना काम किए खाते पीते रहेंगे। बस एक बार और हिम्मत रखो। बेला चंदन की बात समझने को तैयार नहीं थी। तभी तोता वहाँ पर आया। अरे देखो, एक स्त्री के कारण मुझे कैसे कैसे दिन देखना पड़ रहा है। अब राजा 5वें दिन हमें फांसी की सजा जरूर सुना देंगे। अरे मैं वही तो कह रहा हूँ, 5। तुम ध्यान से देखो उसे, कमरे में 5 बक्से गायब थे। इसका मतलब चोरों की संख्या 5 है, 5। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं, लेकिन क्या फायदा, हम चोरों का पता कैसे लगाएंगे। राजा से बचने का कोई उपाय सोचो तोता, कोई उपाय सोचो। हाँ। उधर सभी चोरों की मीटिंग चल रही थी। उनका मुखिया ध्यान से चोरों की बातें सुन रहा था। मालिक, राजा ने एक बहुत बड़े भविष्यवक्ता को बुलाया है। मुझे लगता है भविष्यवक्ता के कारण हम पकड़े जाएंगे। हाँ मालिक, और तो और उसने राजा से 5 दिन का समय लिया है। वो बार बार 5 कह रहा था, इसका मतलब उसे हमारी संख्या का अनुमान हो चुका है। हाँ। हाय, क्या उसे पता लग चुका है कि हम संख्या में कितने हैं? इसका मतलब हमें अब अधिक सावधान रहना होगा। एक काम करो, उस भविष्यवक्ता के घर पर नजर रखो। हाँ। मुखिया के कहने पर एक चोर चंदन के घर के बाहर जाकर छुप गया और उनकी गतिविधि पर नजर रखने लगा। जब तोते ने उसे घर के पास छुपाते हुए देखा तो वो समझ गया कि जरूरी यही चोर है। वह तुरंत चंदन के पास पहुंचा। मालिक, वो आपके घर खुद चल कर आए हैं। आप कहे तो मैं उसे पकड़ कर लाऊं और एक बड़ी बक्से पर बंद कर दूं। बोलो मालिक। चोर उनकी बातें ध्यान से सुन रहा था। अरे लगता है ये लोग मेरी बात कर रहे हैं। इस नन्हे तोते के पास इतनी शक्ति है कि ये मुझे पकड़ सके। बक्से में बंद करना चाहता है और यहाँ से भाग जाना चाहिए। हाँ। चोर वहाँ से भाग जाता है। उधर चंदन को तोते की कोई बात समझ में नहीं आती है। अरे तुम क्या बात कर रहे हो? तुम कैसी बातें कर रहे हो? किस बक्से में पकड़कर बंद करना है तुम्हें? यहाँ मेरी जान पर बनाई है और तुम मजाक कर रहे हो। अरे मालिक, मैं तो आम की बात कर रहा था। घर के बाहर बहुत सारे आम गिरे हैं। मैंने सोचा आम को लाकर बक्से में बंद कर देता हूँ, कहीं उसे कोई उठा ना ले। है चंदन कुछ नहीं बोलता। उसका दुख कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उधर चोर भागता हुआ अपने मुखिया के पास पहुंचा। मालिक, वो कोई साधारण भविष्यवक्ता नहीं है, और तो और उसका तोता भी इतना बलशाली है कि वो मुझे पकड़कर बक्से में बंद करने की बात कर रहा था। अरे तुम कैसे बातें कर रहे हो? मालिक, मुझे लगता है या तो ये झूठ बोल रहा है। कल हम दोनों जाएंगे और उस भविष्यवक्ता के घर पर नजर रखेंगे। हाँ। अगले दिन दो चोर चंदन के घर के बाहर छुपकर उनकी बातें सुनने लगे। तोते ने देखा कि आज दो चोर आए हैं। वह तुरंत चंदन के पास पहुंचा। मालिक, आज 2 हैं। आप कहें तो पकड़कर गरम तेल की कढ़ाई में डाल दूं, एक साथ भुन जाएंगे। दोनों चोर भागकर अपने मुखिया के पास जाते हैं और उसे तोते की बात बताते हैं। मुखिया को भी
मुखिया को भी लगने लगा था कि सचमुच भविष्यवक्ता के पास कोई शक्ति है, लेकिन वह खुद उसकी शक्ति की जांच करना चाहता था। हाँ, ऐसा करते हैं, हम सब साथ चलते हैं। अगर उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया तो हम हथियार से उन पर वार कर देंगे और उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, ताकि वो हमारा पता राजा को कभी ना बता सके। हाँ। मुखिया अपने चोरों के समूह के साथ जाकर चंदन के घर के बाहर छुप जाता है। वह चंदन के बाहर आने का इंतजार करने लगता है ताकि वे हमला करके उसे खत्म कर सके। तोता ने जब देखा कि घर के बाहर सारा समूह छुपा हुआ है, वो चंदन के पास गया। मानिक, आज तो गिन कर आया हूँ, पूरी 5 है, वो भी ताजे ताजे। मुझे तो बड़ी भूख लग रही है, आप भी मेरे साथ चलिए और सबका स्वाद लीजिए। हाँ। यह सुनकर चोरों के मुखिया और चोरों के होश उड़ गए। उन्होंने समझा कि तोता उन्हें खाने की बात कर रहा है। देखो मालिक, मैं तो पहले ही कहता था ये भविष्यवक्ता और उसका तोता बहुत खतरनाक है। ये हम जैसे हट्टे कट्टे लोगों को अपना भोजन बताने की बात कर रहे हैं। हाँ, सचमुच अब तो मेरी बुद्धि काम करनी बंद कर चुकी है। सबसे पहले हमें अपनी जान बचानी होगी। हाँ। उधर तोते की अजीबोगरीब बातें सुनकर चंदन उसे डांटने लगता है। अरे तुम रोज मुझे एक पहेली सुनाते हो, मुझे समझ नहीं आता। यहाँ धीरे धीरे करके हमारे सारे दिन खत्म हो गए और अभी तक कोई रास्ता नहीं निकल पाया कि राजा के सामने क्या कहेंगे। तभी चोरों का मुखिया अपने चोरों के साथ चंदन के घर में चला आता है। देखा मानिक, पूरे 5 हैं, अभी ताजे ताजे और हट्टे कट्टे। आज तो मन खुशी हो गया है। चंदन समझ जाता है कि तोता उससे क्या कहना चाहता था। चोरों का मुखिया चंदन के पास आकर माफी मांगने लगता है। हमें क्षमा कर दो, हम जानते हैं तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन अब हमारे प्राण तुम्हारे हाथों में है। हम वादा करते हैं हम फिर कभी चोरी नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो। अरे तुम लोग कौन हो और इस प्रकार मेरे घर में कैसे चले आए? चलो बाहर निकलो यहाँ से। देखो, मैं जानता हूँ तुम बहुत बड़े भविष्यवक्ता हो। तुमने यहाँ बैठे बैठे हमारी संख्या बता दी। मैं तुमसे कुछ बात करने आया हूँ। दरअसल मैं चारों चोरों का मुखिया हूँ। हाँ। चोरों का मुखिया? लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अभी राजा को खबर करता हूँ, वो आकर तुम्हें पकड़ कर ले जाएंगे। हाँ। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करो, हमारी जान बचा लो। तुम बस हमारा नाम राजा के सामने मत लेना, नहीं तो राजा हमें फांसी पर चढ़ा देंगे। तुम्हें जितने धन की आवश्यकता है हमसे ले लो, लेकिन बस हमारा नाम सामने लेकर मत आना। हाँ। ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें राजा के खजाने को उन्हें लौटा देना होगा। अगर तुम राजा के खजाने को लौटा देते हो तो हम तुम्हारा नाम राजा के सामने नहीं लेंगे। चोरों का मुखिया इस बात से सहमत हो गया कि वो राजा को उनका खजाना लौटा देगा। चोरों के मुखिया ने चंदन को एक पोटली दी जिसमें बहुत सारा धन था। उसके बाद वो वहाँ से चला गया। चंदन और तोता दोनों बहुत खुश हुए। कुछ दिन बाद चंदन राज दरबार में पहुँचा। महाराज, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको खजाना चाहिए या फिर चोरों का पता? क्योंकि मेरी विद्या कहती है कि मैं दोनों में से आपको एक ही दे सकता हूँ। हाँ, चोरों को तो हम बाद में पकड़ लेंगे, फिलहाल खजाने का पता जरूरी है। ऐसा करो, तुम हमें खजाने का पता बता दो। महाराज, जंगल में काली गुफा के पास आपका सारा खजाना जमीन के नीचे छुपाया गया है। आप वहां जाकर खजाने को पा सकते हैं महाराज। सैनिकों, अभी के अभी काली गुफा के पास जाओ और भविष्यवक्ता ने जो जगह बताई है वहां से महल से चोरी हुए खजाने को लेकर आओ। सैनिक गुफा के पास गए। उन्होंने जमीन के गड़े हुए खजाने को निकाला और उसे लेकर महल आए। राजा खजाने को देखकर बहुत खुश हुए। हम तुम्हारी विद्या से अधिक प्रसन्न है युवक।
इसलिए हम तुम्हें एक अमूल्य उपहार देना चाहते हैं। बोलो, क्या तुम्हें अमूल्य उपहार स्वीकार है? महाराज, आप जो भी देना चाहते हैं मुझे वो स्वीकार है। मैं खुशी खुशी स्वीकार कर लूंगा महाराज। ये मेरी बेटी राजकुमारी पद्मा है। ये बहुत ही विद्वान और गुणी है। मैं हमेशा से चाहता था कि मेरी बेटी का विवाह किसी योग्य और विद्वान पुरुष से हो। अब इस राज्य में भला तुमसे योग्य कौन हो सकता है? इसलिए मेरी बेटी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो। किंतु महाराज, मैं तो पहले से विवाहित हूँ, फिर भला ये कैसे संभव है कि मैं राजकुमारी से विवाह कर लूं? राजकुमारी, क्या आप मेरी पत्नी के साथ रहना स्वीकार करेंगी? मुझे कोई आपत्ति नहीं है। महाराज की आज्ञा मेरे लिए सबसे ऊपर है। मैं स्वयं आपके गुण और विद्या को देखकर आश्चर्यचकित हूँ, इसलिए मुझे स्वीकार करें। राजा ने राजकुमारी और चंदन का विवाह करवा दिया। उन्होंने अपनी बेटी के साथ बहुत सारा धन भेजा। मैं जानती थी कि मैं इसी सुख के लिए बनी हूँ। तुम तो बेकार में डर रहे थे। देखो, हमारा भाग्य बदल गया। सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। आखिरकार हम धनवान हो गए। ये लो, तुम जैसा चाहती थी वैसा ही हुआ। अब तुम धनवान हो। तुमने मेरी जान की परवाह नहीं की, केवल और केवल धन के विषय में सोचा, इसलिए ये सब कुछ तुम्हारा है। मैं जानती थी तुम में बहुत शक्ति है। बस तुम अपना काम ठीक से करो तो हमारा जीवन बदल जाएगा। और देखो, राजा ने हमें कितना कुछ दिया है। इतना धन और ये हीरे जवाहरात तो किसानी करके तुम कभी प्राप्त नहीं कर पाते। सुनो, तुम्हारे लिए एक और अमूल्य उपहार लाया हूँ। उसे भी देखना चाहोगी? उम्मीद है या तुम्हें बेहद पसंद आएगी। तभी राजकुमारी वहाँ पर पहुँच गई। बेला ने जब राजकुमारी को देखा तो उसे पहले बहुत आश्चर्य हुआ। ये कौन है? अच्छा, ये राजकुमारी है जो स्वयं ये सब कुछ तुम्हें देने आई है। आइए राजकुमारी, घर के अंदर आइए। ये मेरी दूसरी पत्नी है। महाराज ने मेरी विद्या से खुश होकर राजकुमारी और मेरा विवाह करवा दिया। बेला के होश उड़ गए ये सुनकर कि उसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया है। वो बहुत दुखी हुई। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे रहते तुम दूसरा विवाह कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम केवल मुझसे प्रेम करते हो। तुम मुझसे अधिक किसी और से प्रेम कैसे कर सकते हो? तुमने भी तो मुझसे अधिक किसी को प्रेम किया, और वो तुम्हारे धन की लालसा थी। इसलिए ये धन तुम्हारे लिए। तुमने मेरी परवाह नहीं की। तुम्हें केवल धनवान बनना था। तुम्हारी इच्छा पूरी हो चुकी है। जाओ बेला, अब तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। धन की लालसा ने मुझे इतना नीचे गिरा दिया कि आज मैंने अपने पति को खो दिया। मेरा पति जो केवल मुझसे प्रेम करता था, अब वो अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहेगा। मैं इतने धन का क्या करूंगी? बेला की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। बुरा नसीब। भीमनगर राज्य में एक संदीप नाम का गरीब मछुआरा रहा करता था। एक दिन वो तालाब में मछलियां पकड़ने जा ही रहा था, तभी अचानक उसको लगा जैसे उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरे पेट में दर्द हो गया। कल से कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। अगर मैंने कुछ मछलियां पकड़ ली और वो बाजार में नहीं बिकी तो सारी मछलियां खराब हो जाएंगी। मुझे घर चलकर पहले थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। हाँ। संदीप अपने घर की ओर चल दिया। संदीप जैसे ही बाहर से वापस आया तो देखा उसके घर में से किसी के बोलने की आवाज आ रही है। अरे, ये मेरे घर के अंदर से किसके बोलने की आवाज आ रही है? अंदर तो केवल मेरी बेटी सिप्रा है। तो क्या आजकल वो खुद से बात करने लगी? संदीप मुस्कुराते हुए अंदर आ गया। अंदर आकर उसने देखा तो चौंक गया। शिप्रा के साथ राजकुमार बैठे हुए थे। सिप्रा, तुमको पूरे गांव को ये सच बताना ही होगा। आखिर कब तक इस सच को छुपा कर रखना चाहती हो तुम? आप समझ नहीं रहे हैं राजकुमार। आप एक राजकुमार हैं और मैं एक मछुआरे की बेटी। आपकी जिंदगी में और मेरी जिंदगी में
बहुत फर्क है। दुनिया तो यही सोचेगी ना, जरूर मेरी ही कोई गलती रही होगी, इसलिए आपने ये कदम उठाया। ऐसा कुछ नहीं है शिप्रा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुमसे वादा करता हूँ कि जिस किसी की भी नजर तुम्हारे ऊपर पड़ेगी मैं इसकी आंखें नोच लूंगा। संदीप को जैसे सब कुछ समझ में आ गया था। हाँ, तो यहाँ ये सब चल रहा है और मैं आज तक यही समझता आया था कि मेरी बेटी छोटी सी बच्ची है। पिताजी, पिताजी, आप कब आए? जब तुम राजकुमार के साथ दिल की बातें कर रही थी तभी मैं आया बेटा। पिताजी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। हाँ काका, शिप्रा बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल ठीक कह रही है वो। राजकुमार, आप हमसे रुतबे और ओहदे में बड़े हैं, इसलिए हम आपको हुक्म नहीं दे सकते कि आप यहाँ से चले जाओ, पर आपसे विनती कर सकते हैं कि आप पहले अपने महल लौट जाइए। काका, आपने जो कुछ भी सुना वो सच नहीं था। एक बार मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। अब अगर एक पल भी आप यहाँ रुके तो मैं अपनी जान दे दूंगा। राजकुमार के पास अब दूसरा कोई रास्ता नहीं था। वो संदीप के घर से निकलकर महल की ओर चल दिए। पिताजी, मेरी बात सुनिए। तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द नहीं सुनना मुझे। मैं तुमसे यह उम्मीद नहीं करता था। अब तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा। हाँ। संदीप घर से निकलकर गांव की ओर चल देता है। रास्ते में उसको एक रतन नाम का आदमी मिलता है। अरे संदीप भाई, 1 महीना हो गया आपसे रोज एक ही बात बोलते बोलते, क्यों आप हमारी बात का जवाब नहीं दे रहे हो? हाँ? संदीप सोचते हुए बोला, शायद जो तुम पिछले 1 महीने से एक ही बात कर रहे हो उसमें कोई ऊपर वाले का इशारा है। तुम एक काम करो, शाम को मेरे घर आ जाओ, हम बैठकर बात करते हैं। हाँ। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है कि ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम मेरी बात पर गौर कर रहे हो। तुम अभी घर जाओ और शिप्रा बिटिया को भी बता देना, आज हम और अपने बेटे विभोर की शादी की बात करने वाले हैं। तुम्हें क्या लगता है संदीप भाई, क्या तुम्हारी बेटी इस शादी के लिए हाँ करेगी? हाँ? हमारे यहाँ रिवाज नहीं है बेटियों से उनके विवाह के बारे में पूछा जाए। मेरी बेटी वही करेगी जो उससे मैं करने को बोलूंगा। हाँ। अरे ये तो बहुत अच्छी संस्कार दिए हैं तुमने अपनी बेटी को। मुझे खुशी है कि ऐसी लड़की मेरे घर की बहू बनने जा रही है। और मैं तो कहता हूँ क्या करना है शाम को तुम्हारे घर जाकर। तुम्हारे घर में वैसे भी शिप्रा बिटिया के सिवा और कोई नहीं। तुम एक काम करो, मेरे साथ मेरे घर चलो, वहाँ मेरी पत्नी भी होगी, साथ में मिलकर बात कर लेते हैं। हाँ। हाँ, ये भी तुम ठीक ही कह रहे हो। संदीप और रतन के घर की ओर चल देते हैं। कुछ ही देर में वो दोनों रतन के घर में बैठे थे, तभी रतन की पत्नी कोमल वहां आई। भाई साहब, आज आप हमारे घर, ये तो बहुत ही किस्मत की बात है हमारे लिए। भाई साहब, एक बात कहूँ, आप आए हैं तो खुशखबरी सुना कर जाना। अरे भाग्यवान, फिकर क्यों करती हो? आज संदीप भाई इसीलिए तो आए हैं। हाँ। हाँ भाभी, रतन भाई ठीक कह रहे हैं। मैं ये बात अभी सबको बता कर आती हूँ। आखिर कितने दिनों से हमको आपकी बेटी इतनी पसंद थी और अब आपसे दिन रात कह भी रहे थे। ना जाने ऐसा भी क्या था हमारे बेटे विभोर में जो आपने हाँ करने में इतना समय लगा दिया। खैर, देर से आए दुरुस्त आए। उन दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और संदीप के मन में जैसे कुछ और ही चल रहा था। उसने मन में ठान लिया था वो शिप्रा का विवाह करा के ही दम लेगा।
ताकि राजकुमार जैसे बड़े इंसान के साथ उसकी बेटी का नाम खराब ना हो जाए। संदीप घर आ गए और घर आकर उसने सारी बात शिप्रा को बता दी। शिप्रा, मैंने तुम्हारे विवाह तय कर दिया है। अगले हफ्ते तुम्हारा विवाह है और मैं सोच रहा हूँ अगले हफ्ते ही क्यों ना परसों ही तुम्हारा विवाह तय कर दूं। शिप्रा सारी बातें सुनकर बुरी तरह चौंक गई। पिताजी, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपको पता भी है विभोर की हरकतों के बारे में। जिस इंसान से आप मुझे बांधने जा रहे हैं उसने गांव की 3 लड़कियों के साथ छेड़खानी की और जब उन लड़कियों ने आवाज उठाने की कोशिश की तो विभोर ने उनकी आवाज दबाने के लिए उनके घर वालों को इतने पैसे भर दिए कि वो फिर मुंह नहीं खोल पाए। विभोर के पिता के पास जमींदार जितनी जमीन तो नहीं, परंतु इतनी जरूर है जिससे वो गांव की किसी भी लड़की के साथ जैसा चाहे वैसे व्यवहार कर सकता है और उसको रोकने वाला कोई नहीं है। और इतने दिनों से आप भी तो बोलते थे चाहे जो भी हो जाए आप मेरा विवाह विभोर से नहीं होने देंगे। बेटा, पहले की बात अलग थी और आज की बात अलग है। आज से पहले मैंने तुम्हें चोरी छुपके तुमको किसी से मिलते हुए नहीं देखा था। जो सब मैंने अपनी आंखों से देखा है वो राजमहल का कोई आदमी देख लेता तो तुमको कारावास में डाल देता या फिर मार देता। बेटा, आप मेरी पूरी बात सुन लोगे ना तो फिर मेरे बारे में कुछ नहीं बोलोगे। मैं तुम्हारी कोई भी बात सुनने में दिलचस्पी नहीं रखता। अब तुम जल्दी से अपने विवाह के लिए तैयार हो जाओ। हाँ। 2 दिन ऐसे ही बीत गए। विभोर और शिप्रा की आज शादी थी। शिप्रा का दम घुट रहा था विभोर के साथ शादी करने के नाम से भी। वो अपने पिता को न समझा पा रही थी और न ही अपनी शादी में शामिल हो पा रही थी। कुछ ही देर में विवाह की रस्में होने लगी। रस्में शुरू होती तभी वहाँ राजकुमार और राजा आए। संदीप, ये तुम क्या कर रहे हो? तुमको पता भी है? महाराज, मैं अपनी बेटी का विवाह कर रहा हूँ। इसमें गलत क्या है महाराज? तुमको अपनी बेटी का विवाह करना है तो शौक से करो, कोई इनकार नहीं कर रहा, परंतु उसके लिए एक ऐसा लड़का ढूंढो जो सारी जिंदगी इसका ख्याल रख सके, उसका तमाशा ना बनाए। क्या तुम भूल गए विभोर ने कितने साल राजमहल में कारावास में गुजारे हैं और उसके बाद भी वो नहीं बदला? तुम इतना नहीं समझते? संदीप राजकुमार की तरफ देखते हुए बोले। जरूरी नहीं, जैसा हो वैसा दिखाई भी देता हो। यहाँ कोई दूध का धुला नहीं है महाराज। हर किसी के अंदर कोई ना कोई कमी है, बस ये कि किसी को फैल जाती है और कोई छुपा लेता है। गांव में अगर अपनी बेटी के लिए कोई नेक लड़का ढूंढने निकल जाओ ना तो कोई नहीं मिलेगा। यहाँ सब गुनहगार हैं, इसलिए जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दीजिए महाराज। राजकुमार, तुम और तुम्हारी बहन ने जो बात मुझसे कही, क्या वो सच है? हाँ पिताजी, वो सच है पिताजी। संदीप, इस गांव के राजा होने के नाते हम तुमको आदेश देते हैं, तुम अपनी पुत्री का विवाह नहीं कर सकते। अरे ये आप क्या कर रहे हैं महाराज? आज मेरा और शिप्रा का विवाह है, दोनों परिवार वाले भी खुश हैं, फिर आपको क्या दिक्कत है महाराज? क्योंकि आज मैं तेरा सच सबके सामने ला कर रहूंगा। हाँ राजकुमार, आप महल लौट जाइए, यहाँ आपकी बात पे कोई भरोसा नहीं करेगा। फिर राजकुमार ऊंची आवाज में बोले। विभोर ने शिप्रा को तंग करने की कई बार कोशिश की। इतना ही नहीं, विभोर ने शिप्रा को डराया धमकाया और एक दिन तो हद ही हो गई। शिप्रा महल से अपने घर लौट रही थी, तभी मैं शिकार से वापस आ रहा था। मैंने देखा विभोर शिप्रा को विवाह के लिए जबरदस्ती कर रहा है। मैंने शिप्रा को पहचान लिया क्योंकि शिप्रा मेरी बहन राजकुमारी की सहेली है। शिप्रा अक्सर महल में आया करती थी। मैं शिप्रा को ऐसे ही समझता हूँ जैसे मेरी बहन राजकुमारी को। मेरा रिश्ता शिप्रा से एक बहन जैसा है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। संदीप काका, आप मुझे और शिप्रा को गलत समझ रहे हो। उस दिन जब मैं आपके घर आया था तब मुझे राजकुमारी ने बताया था विभोर ने दोबारा शिप्रा को तंग करने की कोशिश की। शिप्रा ने डर के कारण घर से निकलना छोड़ दिया था।
उस दिन बस मैं शिप्रा से यही बोलने आया था कि वो विभोर का सच गांव वालों को बता दे। क्या विभोर ने मेरी बेटी से जबरन विवाह करने का दबाव बनाया? यकीन नहीं होता तो आप खुद अपनी बेटी से पूछ लीजिए, पर आप क्यों अपनी बेटी से पूछेंगे? आपको तो वही सच लगता है जो आपने उस दिन देखा। जरूरी नहीं जब दो लोग बैठकर बात कर रहे हो तो वो गलत हो। संदीप ने सर झुका लिया और शिप्रा की आंखें नम हो गई। शिप्रा बेटी, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे कितना गलत समझा। जो मैंने देखा बस उसी पे यकीन कर लिया। और जिस राक्षस से राजकुमार तुमको बचाने की कोशिश कर रहे थे, मैं तुमको उसी के हवाले करने चला था। मेरी बेटी, मुझे माफ कर दो। आप मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। ये सब मेरा बुरा नसीब था जो मेरे खुद के पिता मुझे समझ नहीं पा रहे थे। मैं कितनी बेबस थी उस घड़ी जब आप मुझसे नफरत कर रहे थे। फिर शिप्रा राजकुमार की ओर मुड़ी। धन्यवाद भाइयों, आज आपने मेरी जिंदगी नरक होने से बचा ली। भाई मानती हो ना मुझे, तो भरोसा भी करना चाहिए था। अब तुम परेशान मत हो, तुम्हारे लिए रिश्ता मैं ढूंढ कर लाऊंगा। और जो तुम बोलती हो ना, तुम्हारा नसीब बुरा है, देखना एक दिन तुमको एहसास हो जाएगा। नसीब अपने से होता है। हाँ, आप गलत कह रहे हैं। नसीब अपने से नहीं, अपनों से होता है।